Hello everybody, welcome back to another episode of revision through keynotes. आज किस चैप्टर का रिवीजन करेंगे हम? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आप जानते हैं आपको ये पीडीएफ इस कीनोट्स का t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है एंड anandmani.com वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए फटाफट से बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स और उनसे बनने वाले एंजाइम्स को हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए, ताकि फाइनली वो किसको बेनिफिट कर सके, हम ह्यूमंस को। एक फेडरेशन है जिसका नाम है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, parts thereof and molecular analog for products and services। डायरेक्टली डेफिनेशन किस फेडरेशन ने दी है, इस चीज से हमें क्वेश्चन मिल जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? माइक्रोब से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड्स, ब्रेड, वाइन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी एक बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। कोई जीन का सिंथेसिस करना है, वैक्सीन्स की फॉर्मेशन करनी है या जीन में करेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर आप बात करेंगे, शुरू करते हैं सबसे पहले जो कोर टेक्निक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। कोर टेक्निक में दो चीज़ें आती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं? जो भी जेनेटिक मटेरियल हमको चाहिए, DNA, RNA, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ केमिकल ऑल्टरेशन करेंगे और फिर फाइनली उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर लेंगे हमारे डिजायर्ड चेंजेस क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज आती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसके अंदर आता है कि हमें एक स्टेराइल एनवायरनमेंट, एक स्टेराइल एम्बियंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये चीज आती है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के अंदर, ताकि वो माइक्रोब्स जिनसे आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है या आपका होस्ट सेल, वो अच्छे से ग्रो कर पाए और आपको आपके डिजायर्ड एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन या एंजाइम्स का आप मैन्युफैक्चर कर पाओ। फिर प्रिंसिपल्स में हम किसकी बात करते हैं? द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को आप जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे कैसे? सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिजायर्ड जीन। हम उस DNA को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें हमारे डिजायर्ड जीन होंगे। अब जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनमें एक दिक्कत होती थी कि डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी आइसोलेट हो जाते थे। पर जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ग्रो किया है, इट हैज हेल्प्ड अस कि ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारे डिजायर्ड जीन ही हम आइसोलेट करें ऑर्गेनिज्म में से। सेकेंड स्टेप क्या आता है? फिर आप अपने उस डिजायर्ड जीन को, अपने उस आइडेंटिफाइड DNA को होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहोगे, जो कि एक लेंदी प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है एक वेक्टर DNA की, जो कि प्लाज्मिड हो सकता है। उसका हम यूज करेंगे हमारे फॉरेन DNA या हमारे डिजायर्ड DNA को होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक बार आपका DNA होस्ट बॉडी के अंदर आ गया तो थर्ड स्टेप में आता है कि यू हैव टू मेंटेन योर इंट्रोड्यूस्ड DNA इन दी होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ दिस DNA टू दी प्रोजेनी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डिजायर्ड DNA होस्ट के अंदर मेंटेन रहे, वो होस्ट रिप्रोड्यूस करे ताकि DNA नेक्स्ट प्रोजेनी तक भी जा पाए। तो जो आपका फॉरेन पीस ऑफ DNA होता है उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई साइट नहीं होती, और इस साइट की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। इसीलिए जो हमारा होस्ट सेल होता है वो मल्टीप्लाई कर सके, हमारा जो डिजायर्ड DNA है वो मल्टीप्लाई कर सके होस्ट सेल के अंदर। इसीलिए उस एलियन DNA को हम इंटीग्रेट करते हैं इनटू द रेसिपिएंट जीनोम, जिसके पास वो ORI प्रेजेंट होगा। हमारी वेक्टर के पास ORI होता है और हमारे होस्ट के जीनोम के पास भी ORI होता है, जिसकी वजह से आपका फॉरेन DNA भी मल्टीप्लाई कर पाता है और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो पाता है। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट DNA या rDNA बनाने का क्रेडिट हम किसको देते हैं? दो साइंटिस्ट को देते हैं, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। 1972 में उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कट किया था एक प्लास्मिड में से और उसको इंट्रोड्यूस किया था इन द नेटिव प्लास्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। इस पोर्शन से, इस पॉइंट से हमें क्वेश्चन मिल जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक आइडिया समझ आ जाने के बाद हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो है मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिन्हें हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है कि ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट कर पाए और डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें ऑब्टेन हो जाए। इनके फंक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं ये एंजाइम किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियेसेस को बिलोंग करते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड या फिर आपके जेनेटिक मटेरियल आपके डीएनए में कट लगाते हैं। 1963 में 2 एंजाइम्स हमें मिले थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाजस इन ई कोलाई। उसमें से एक एंजाइम तो बैक्टीरियल डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा एंजाइम बैक्टीरियोफाज के डीएनए में कट लगा रहा था। उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वही दूसरा एंजाइम को डिस्कवरी की गई या डिस्कवर किया गया एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आज हम फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कर चुके हैं। इस डेटा से भी क्वेश्चन बनता है। आप एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की नेमिंग किस तरीके से करते हो, नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हो, तो आरई एंजाइम की नेमिंग में पहला लेटर रिप्रेजेंट करता है उसके जीनस को, सेकंड 2 लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज नेम को, उसके बाद एक लेटर आता है जो कि स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेन नेम को, और फाइनली कुछ रोमन लेटर्स आपको मिलते हैं। वो रोमन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि किस सीक्वेंस में आपका एंजाइम आइसोलेट हुआ था, किस ऑर्डर में या किस सीक्वेंस में आपका एंजाइम आइसोलेट हुआ था। HindII की अगर आप बात करो, जो कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो वो हमें मिला था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के एंड से कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो डीएनए की एक स्पेसिफिक पोजीशन में डीएनए के अंदर विद इन द डीएनए कट लगाते हैं, और यही आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं। वो एक तरीके की एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। जब एंडोन्यूक्लियस आपके डीएनए में कट लगा देता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके लिए एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढता है डीएनए पे, और वहां से वो डीएनए को डीएनए पे कट लगा देता है। जो सबसे पहला फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें मिला था दैट वाज HindII। HindII डीएनए पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाता है। वो सीक्वेंस 6 बेस पेयर्स का बना हुआ है। इस चीज से कई बार क्वेश्चन आता है। जो भी रिकॉग्निशन साइट होती है एक पर्टिकुलर एंजाइम की, उसको हम उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कहते हैं, उसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बनी होती है। इस चीज से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब वो सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर जिसको अगर आप दोनों स्ट्रैंड्स में रीड करो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो वो बिल्कुल सेम रीड होगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने गिवन है ECOR 1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आप इस स्ट्रैंड में इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड कर लीजिए, और इस स्ट्रैंड पे उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड कर लीजिए, आपको GAATTC ही मिलेगा। इसे ही हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होती हैं आपके आरई एंजाइम्स की। जब आरई एंजाइम स्ट्रैंड्स में कट लगाते हैं तो ये उस पैलिंड्रोमिक साइड के सेंटर से थोड़ा सा दूर ये कट लगाते हैं, बट हमेशा इट इज बिटवीन द सेम 2 बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड पर कट उसी पर्टिकुलर बेस पर ही लगता है, जिसकी वजह से सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। ये स्टिकी एंड वापस एक दूसरे से जुड़ने के लिए, अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट से जुड़ने के लिए वापस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और उस वजह से ये डीएनए लाइगेज का काम कंपैरेटिवली आसान कर देते हैं। स्टिकी एंड्स को वापस ज्वाइन करते हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड। इस चीज से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में कट लगाता है तो हमें सेम तरीके के ही स्टिकी एंड्स मिल जाते हैं, जो कि वापस हम इजीली ज्वाइन कर पाएंगे बाय डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से काम करता है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में हमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आपके पास वेक्टर डीएनए है, आपके पास फॉरेन डीएनए है। ये आपका आरई एंजाइम आता है, ये वेक्टर डीएनए में भी उसी साइड पे कट करेगा जिस साइड पे आपके फॉरेन डीएनए में कट करेगा। क्योंकि सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए हैं तो उनका आपस में ज्वाइन करना कंपैरेटिवली इजी होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और फैसिलिटेट करता है डीएनए लाइगेज। और इस तरीके से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद और क्या हमको पढ़ना है, दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो आपका डिजायर्ड डीएनए है आप उसको किस तरीके से सेपरेट करते हो, किस तरीके से आइसोलेट करते हो। डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं एक टेक्निक से जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सेपरेट करने के बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट आपको चाहिए, आपको पहली बात उनकी विजिबिलिटी लाओगे, उसके बाद आप उसको ऑब्टेन करोगे। तो विजिबिलिटी लाने के लिए हम उनको स्टेन करते हैं बाय द स्टेन इथिडियम ब्रोमाइड, और फिर जब उनको यूवी रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है तो वो किस कलर के, ब्राइट ऑरेंज कलर के अपीयर होते हैं। इन तीनों ही चीज़ों से क्वेश्चन आता है, इथिडियम ब्रोमाइड, यूवी रेडिएशन एंड ब्राइट ऑरेंज कलर। तो जब आप उस डीएनए को देख पाओगे और आपको आपका डिजायर्ड डीएनए वहां पर दिख जाएगा, उसे हम एगोरस जेल से कट आउट कर लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, एल्यूशन कहा जाता है। एल्यूशन की डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। ये प्यूरिफाइड डीएनए का फिर हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्लोन कर देते हैं हमारे वेक्टर से और वेक्टर को इंसर्ट कर देते हैं होस्ट के अंदर। तो अब देखते हैं ये क्लोनिंग वेक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनके अंदर हम हमारे डिजायर्ड डीएनए को, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं। वेक्टर और कुछ नहीं, एक तरीके के डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं जो हमारे फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स को कैरी करते हैं और फाइनली होस्ट सेल के अंदर उनका रेप्लिकेशन करवाते हैं। वेक्टर्स के अंदर मेजरली प्लास्मिड्स आते हैं। कुछ बैक्टीरियोफाजस यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं वो भी क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। प्लास्मिड्स क्या होते हैं, प्लास्मिड्स अपने आप से रेप्लिकेट करने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्लास्मिड्स एक बैक्टीरिया के अंदर, कुछ प्लास्मिड्स की कॉपी सिर्फ 1 to 2 ही होती है, लेकिन कई बार वो एक सेल के अंदर 15 to 100 कॉपीज भी बना सकते हैं। बैक्टीरियोफाजस की अगर आप बात करो तो उनका नंबर पर सेल कंपैरेटिवली हाई रहता है, उनका कॉपी नंबर हाई रहता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। जब ये क्लोनिंग वेक्टर्स होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके साथ जो लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करता है और उसका भी कॉपी नंबर उतना ही हो जाएगा जितना आपके वेक्टर का कॉपी नंबर होगा। इसीलिए हम ये चीज मेक श्योर करते हैं कि हमारे वेक्टर का कॉपी नंबर अच्छा हो या फिर ज्यादा हो। तो क्या फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं उस वेक्टर की क्लोनिंग के लिए, उसको हम देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजों के यहाँ पर नाम आपके सामने गिवन है, एक है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज ORI और दूसरा यहाँ पर नेम गिवन है सेलेक्टेबल मार्कर या फिर मार्कर जीन का। ORI वो सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो अगर आपके डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है तो जो पीस ऑफ डीएनए जिसने रेप्लिकेशन करना है वो ORI साइट के पास होना चाहिए ताकि होस्ट सेल के अंदर उसका रेप्लिकेशन हो सके। इस चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ORI कहीं ना कहीं कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है अलॉन्ग विद ROP ऑफ द लिंक्ड डीएनए। तो अगर आपको आपके टारगेट डीएनए का कॉपी नंबर हाई करना है तो वो ऐसे वेक्टर से क्लोन होना चाहिए जिसका ORI हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। फिर बात की गई है सेलेक्टेबल मार्कर की। सेलेक्टेबल मार्कर्स वो जीन होते हैं जो कि हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने में मदद करते हैं, यानी हमें बताते हैं कि किन वेक्टर्स के अंदर आपका डिजायर्ड जीन आ चुका है और कहां पर नहीं आया है। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into host bacterium. जिस प्रोसेस से आप अपने डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हो उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और जिन बैक्टीरियाज में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उन्हें हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं और जिनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता उन बैक्टीरिया को हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। अगर मैं सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात करूं तो ई कोलाई के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या क्या हो सकते हैं, ज्यादातर वो होते हैं किसी ना किसी तरीके के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, किसी ना किसी तरीके के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट या कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। नॉर्मली ये रेजिस्टेंस ई कोलाई में प्रेजेंट नहीं था, बट आपके वेक्टर के साथ आपके डिजायर्ड डीएनए जिस वेक्टर के साथ होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है उसके थ्रू ये रेजिस्टेंस आपके बैक्टीरिया में आ जाता है। नॉर्मली ई कोलाई के पास इन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि अगर ये आपका फॉरेन डीएनए है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके फॉरेन डीएनए को कट करेंगे, वही स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे, तो वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके प्लास्मिड में भी कट करेगा और जिसकी वजह से एकदम सेम स्टिकी एंड क्रिएट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़ जाएंगे और फाइनली आपको आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। अब इन क्लोनिंग साइट्स के बारे में जो कि हमारे वेक्टर्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेक श्योर करती हैं कि हमारा डीएनए का नंबर मेंटेन रहे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके एलियन डीएनए को हमें वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है तो वेक्टर के पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे वेक्टर के पास सिंगल या बहुत कम रिकॉग्निशन साइट्स ही प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होंगी तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाएगी।
ये जो लाइगेशन है एलियन डीएनए की, ये उन्हीं रिस्ट्रिक्शन साइट पर होती है। जो रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जहाँ पर आपके वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेन डीएनए, अगर हम BAM-H1 साइट की बात करें तो BAM-H1 साइट के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है वहां पर आपके वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है इन द वेक्टर PBR322। उसी वेक्टर में PBR322 में जहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वहीं पे रिकॉग्निशन साइट है BAM-H1 की। तो अगर BAM-H1 वहां पर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देता है तो आपका वेक्टर अब फर्दर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जहां पर ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा उन्हें हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, और अगर ये लाइगेशन नहीं होगा तो ऐसे प्लास्मिड को कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। रेस्ट्रिक्शन साइट यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के आप नेम देख सकते हैं, HindIII, ECOR1, BAM-H1, SAL1, PVU1, PST1 एंड CLAVAN। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसे कि एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, उनके सिवा एक और साइट प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं REP, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। ये उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं जो इस प्लास्मिड के रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड अब अपने अंदर से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लूज कर चुका होगा क्योंकि वहां पर आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका है। जब आप इस प्लास्मिड को ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको 3 तरीके के सेल्स ऑब्टेन होंगे। कौन कौन से? एक सेल हमें ऑब्टेन होंगे जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब इनमें कोई भी प्लास्मिड इंसर्टेड नहीं होगा। तो ये जो होंगे, ये जो आपके पास होस्ट सेल होंगे, इनमें किसी तरीके की रेजिस्टेंस नहीं होगी, ना टेट्रासाइक्लिन के लिए होगी ना एम्फिसिलिन के लिए होगी। दूसरी कैटेगरी जो आपको मिलेगी वो होगी ट्रांसफॉर्मेंट्स की विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, मतलब उनके अंदर प्लास्मिड इंसर्ट हुआ होगा बट नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप का प्लास्मिड इंसर्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंस शो करेंगे और एम्फिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस शो करेंगे। जो तीसरी वेराइटी आपके पास आएगी वो होंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। इनके अंदर प्लास्मिड आया भी होगा और रिकॉम्बिनेंट टाइप का आया होगा, इसीलिए ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेंगे। जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड होंगे उनको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड से बहुत आसानी से सेपरेट आउट या सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। कैसे? आपको बस इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को एम्फिसिलिन मीडियम पे डालना है, जिसके लिए ये दोनों ही रेजिस्टेंस शो करेंगे, और फिर आपको उन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफर कर देना है टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे। टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे सिर्फ वो ही ट्रांसफॉर्मेंट्स आ पाएंगे जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड प्रेजेंट होगा, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो तो एम्फिसिलिन मीडियम में ही ग्रो नहीं कर पाएंगे। रिकॉम्बिनेंट अगर एम्फिसिलिन मीडियम में ग्रो कर रहे हैं लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर रहे, वो रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो दोनों ही मीडियम पे ग्रो कर जाएंगे, दोनों ही एंटीबायोटिक मीडियम्स पे वो ग्रो कर जाएंगे। Thus, one antibiotic resistance gene help to select the transformants. The inactivated antibiotic resistance gene help to select the recombinants. इस मेथड से हम स्क्रीनिंग कर तो लेते हैं, लेकिन इस मेथड के अंदर आपको साइमल्टेनियसली 2 प्लेट्स में अलग अलग एंटीबायोटिक्स डाल के आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो आपके पास एक अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर भी डेवलप किया गया है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड से। किस बेसिस पर है? ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट जिसका अगर इन्होंने कैटालिसिस कर दिया तो एक कलर ऑब्टेन होगा। इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो अगर ये एंजाइम इनएक्टिवेट हुआ आपके जीन इंसर्शन की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहेंगे। तो वो कॉलोनीज जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट हुआ होगा या रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड होगा वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे और आप अपनी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को पहचान पाएंगे। लेकिन अगर जो प्लास्मिड है आपके बैक्टीरिया में उसमें कोई इंसर्ट नहीं है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो वो सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ब्लू कलर देगा और वो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट थिंग, दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में, जीन क्लोनिंग के लिए हमें वेक्टर्स चाहिए। तो जेनेटिक टूल ऑफ सम पैथोजेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल वेक्टर्स। पैथोजेंस के जेनेटिक टूल को हम वेक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं ताकि हम हमारे डिजायर्ड जीन को प्लांट और एनिमल में डिलीवर कर पाए। जैसे अगर मैं बात करूं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स की, तो उनके पास एक टी-डीएनए होता है। टी-डीएनए नॉर्मली प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर कॉज कर देगा, लेकिन अगर हम उस
टी डीएनए वाले टीआई प्लास्मिड को रिमूव कर दें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन से, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दें और उसको क्लोनिंग वेक्टर बना दें। उसकी जगह हम हमारा डिजायर्ड जीन वहां पर इंट्रोड्यूस कर दें और फिर उस पैथोजन को प्लांट के अंदर भेजें। तो वो पैथोजन अब प्लांट के अंदर डिसीज नहीं कोज कर पाएगा और हमारा डिजायर्ड जीन प्लांट के अंदर डिलीवर हो जाएगा। सिमिलरली आप रेट्रोवायरसेस को देख सकते हैं। तो रेट्रोवायरस आप जानते हैं एनिमल के अंदर डिसीज कोज करते हैं। तो इनके डिसीज कोजिंग जीन को अगर आप रिमूव कर दें और वहां पर आप अपना डिजायर्ड जीन डाल दें तो आप अपने डिजायरेबल जीन्स को एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है कंपिटेंट होस्ट की। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद होस्ट किसी होस्ट में ही वो चीज ट्रांसफर हो पाएगी, उनको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, जिनके पास एबिलिटी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेने की। डीएनए आप जानते हैं एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। तो अगर आपको बैक्टीरिया के सेल के अंदर आपका डिजायर्ड जीन, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, तो पहले आप उसको ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट कटायन से, जैसे कि कैल्शियम से। तो पोर्स क्रिएट हो जाएंगे सेल वॉल में और डीएनए एंटर कर पाएगा बैक्टीरिया के अंदर। Such cells are incubated with recombinant DNA on ice। पहले हम उनको ब्रीफली एक हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे और वापस से उसको आइस पे रख देते हैं। ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटेक करने के लिए। और भी कुछ मेथड्स हो सकते हैं होस्ट सेल के अंदर हमारा एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जिसमें से एक मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के अंदर आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को थ्रू इंजेक्शन डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। दूसरा मेथड आता है आपके पास बायोलिस्टिक जीन गन। इन दोनों चीजों से ही क्वेश्चन आता है। इसके अंदर सेल्स जिनके अंदर आपको ट्रांसफर करवाना है उनको बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से, जिन पे कवरिंग होती है गोल्ड या टंगस्टन की। तो गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए को हम हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करते हैं और जिसकी वजह से वो प्लांट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। एक और मेथड आपके पास है डिसआर्म्ड पैथोजन, जो अभी आपने देखा। तो जो आपके वेक्टर्स पैथोजन की तरह बिहेव करते हैं उनका इन्फेक्टिंग पार्ट को रिमूव कर कर आप उसकी जगह अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरीके से ये प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है कि आपको आपका जेनेटिक मटेरियल जो आपका डीएनए है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो जिस बैक्टीरिया के सेल या प्लांट सेल या एनिमल सेल से आपको आपका डीएनए चाहिए, पहले आपको उसकी कवरिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज करते हैं एंजाइम्स। लाइजोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए, सेल्यूलेज प्लांट के लिए, काइटिनेज फंगस के लिए। सेल को ब्रेक किया जाता है जिसकी वजह से डीएनए और बाकी सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल से बाहर आ जाते हैं। डीएनए के एक्सेप्ट आपको बाकी सबको रिमूव करना है, तो आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियस यूज करेंगे, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज यूज करेंगे और बाकी मॉलिक्यूल्स को भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो खाली रह जाएगा आपका डीएनए। फाइनली आप उस डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से प्रेसिपिटेट कर लोगे और आपको वो थ्रेड्स की फॉर्म में सस्पेंशन से मिल जाएगा। चिल्ड एथेनॉल के यूज के बारे में कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाता है अलग अलग एग्जाम में। आपको अपना डीएनए मिल गया तो आप अब उस डीएनए को सेकंड स्टेप में कट करोगे उस स्पेसिफिक लोकेशन से जो सेम साइट आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेगा आपके प्लाज्मिड में भी। तो जो आपका प्यूरिफाइड डीएनए होता है उस पे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है ऑप्टिमल कंडीशन पे, जिससे आपका डीएनए डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आप उस डीएनए को भेजते हो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जहां से आप अपने डिजायर्ड डीएनए को पहचानोगे। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन की वजह से डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं। डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो एनोड की तरफ मूव करता है। जो डीएनए का फ्रेगमेंट सबसे छोटे साइज का होता है वो सबसे दूर तक जाता है। साइज के बेसिस पर डीएनए आपके सेपरेट आउट हो जाते हैं उस एगरोस की जेल पे। वहां से आपको आपका डिजायर्ड डीएनए मिल जाता है। ये सेम प्रोसेस साइट पे कट करने वाला थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर डीएनए के साथ भी होता है। आपके सोर्स डीएनए और आपके वेक्टर डीएनए में कट लगने के बाद द कट आउट जीन ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर, उनको आपस में मिक्स किया जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम इस चीज में हेल्प करता है और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। आपको आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया जिसे आप होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, लेकिन उससे पहले हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करते हैं थ्रू पीसीआर, जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इसके थ्रू मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन आपको ऑब्टेन होगी इन विट्रो। आप 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज करोगे और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। प्राइमर्स को हम केमिकली सिंथेसाइज कर लेते हैं। ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करते हैं अलग अलग रीजन्स ऑफ डीएनए को।
एंजाइम प्राइमर को एक्सटेंड करता है जो उस मीडियम में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको यूज़ कर और टेम्पलेट के लिए तो आपने अपना जीनोमिक डीएनए दिया ही था, तो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन इन विट्रो होती रहती है। एक डीएनए सेगमेंट से इतना एम्पलीफाई हो जाता है कि आपको 1 बिलियन कॉपीज तक भी ऑब्टेन हो सकती हैं। इस टाइम पर जो एंजाइम काम करता है वो कोई नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता, वो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है जो हमने एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया है, थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि वो खुद हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। तो उसके हाई टेम्परेचर की वजह से उसके डीएनए हाई टेम्परेचर के में स्टेबल रहते हैं और ड्यूरिंग द डीनेचरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि इन विट्रो हेलिकेस प्रेजेंट नहीं है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए जब आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचरेट करना पड़ता है उस टाइम बहुत हाई टेम्परेचर रखा जाता है, अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्री सेल्सियस। अनीलिंग में अप्रोक्सीमेटली 50 हो जाता है और एक्सटेंशन में फिर से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उस हाई टेम्परेचर में डीएनए पॉलीमरेज को वर्क करने के लिए हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। जो हमारा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है उसको फिर हम लाइगेट कर सकते हैं वेक्टर से और फर्दर क्लोनिंग के लिए होस्ट की बॉडी में भेज सकते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम आपके पास गिवन है, पहले आप हीट से हाई टेम्परेचर पर डीनेचरेशन करते हो, फिर प्राइमर्स आते हैं, 2 प्राइमर जिनकी अनीलिंग होती है और टैग पॉलीमरेज उसका एक्सटेंशन करता है, रेप्लिकेशन चलती रहती है और हमें एम्पलीफाइड डीएनए ऑब्टेन हो जाते हैं। उनको हम वापस हमारे वेक्टर से मर्ज कर और होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली फोर्थ स्टेप क्या आएगा, आपको आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसके लिए आप बहुत सारे इंसर्शन मेथड का यूज कर सकते हो ताकि आपका लाइगेटेड डीएनए रेसिपिएंट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाए। जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अगर उसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और आप उसे ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके ई कोलाई सेल्स भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट बन जाएंगे। अगर आपका ट्रांसफॉर्म सेल को हम ऐसी एगार प्लेट पे डालें जिसमें एम्पीसिलिन है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स ही ग्रो करेंगे, यानी वो ई कोलाई सेल जिनके अंदर कोई ना कोई प्लास्मिड आया है, इधर रिकॉम्बिनेंट, रिकम्बाइंड और नॉट रिकम्बाइंड, जो भी प्लास्मिड आया है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स ही ग्रो कर पाएंगे। अनट्रांसफॉर्मेंट्स रेसिपिएंट सेल्स या ई कोलाई सेल्स यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपनी सेलेक्टेबल मार्कर से रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड वाले होस्ट सेल्स को पहचानोगे, सेपरेट करोगे और फाइनली ऑब्टेन करोगे अपना प्रोडक्ट। क्योंकि हमने ये पूरे चैप्टर में ये सब इसीलिए पढ़ा क्योंकि इवेंचुअली हमें उस पर्टिकुलर एंजाइम से जो हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया है हमें हमारा जीन वापस चाहिए। तो जो एम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो फाइनली यही है कि आपको आपका डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए जो होस्ट सेल आपको बनाकर देगा। तो जो प्रोटीन एनकोडिंग फॉरेन जीन आप अपने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है आपने, उससे जो प्रोटीन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। तो जो हमारे सेल्स हैं जिनमें हमारा फॉरेन जीन है उन सेल्स को अब हम लेबोरेटरी में ग्रो करेंगे, उनका कल्चर बनाएंगे और उन कल्चर में जब वो सेल्स ग्रो करेंगे तो उनसे बनने वाले हमारे डिजायर्ड प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्यूरिफाई करेंगे अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू। ये सेल्स एक कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में भी लगातार मल्टीप्लाई होते रह सकते हैं। इस टाइम जो यूज्ड मीडियम है उसको आप लगातार ड्रेन आउट करते रहोगे एक साइड से और दूसरी साइड से आप फ्रेश मीडियम ऐड करते रहोगे ताकि कल्चर सिस्टम लगातार चलता रहे, जिसकी वजह से सेल्स आपके फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा और उतने ही अमाउंट में आपको आपका डिजायर्ड प्रोटीन भी मिल जाएगा। ये आपका फॉरेन डीएनए है, ये आपका वेक्टर डीएनए है, आपने दोनों में कट क्रिएट किया थ्रू द मॉलिक्यूलर सिजर्स, दोनों को वापस लाइगेट किया गया और फिर उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर। और जिन होस्ट सेल में आपका रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड ट्रांसफॉर्मेट हुआ है उनको हम यूज कर फिर ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पे इन बायो रिएक्टर्स वो वेसल्स होते हैं in which raw materials are biologically converted to specific protein, enzymes, etc. using microbial plant, animal and human cells. तो जो आपके बायो रिएक्टर्स होते हैं उनका हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में चाहिए हो, इतने बड़े होते हैं कि 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर्स यहाँ पर एक साथ चल रहे होते हैं। बायोरिएक्टर्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, वो टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, जो कुछ भी आपको चाहिए आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। मोस्ट कॉमनली जो बायोरिएक्टर्स यूज्ड होते हैं वो स्टिरिंग टाइप के होते हैं जिन्हें हम स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स भी बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, इनका बेस कर्व्ड होता है ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो सके। ये स्टरर फैसिलिटेट करते हैं इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू रिएक्टर। ये सारी चीज़ें
अबाउट बायोरिएक्टर्स पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है। बायोरिएक्टर में एक एजिटेटर सिस्टम होता है ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे, ऑक्सीजन की डिलीवरी सिस्टम रहती है, लगातार एजिटेशन से फोम ना क्रिएट हो इसलिए फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करने के लिए सिस्टम होता है, और एक सैम्पलिंग पोर्ट्स भी होते हैं ताकि पीरियोडिकली आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आपके कल्चर में से आप विड्रॉ कर सको और उसका यूज कर सको। एक सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, जब फाइनली टैंक के अंदर खूब सारे अमाउंट में आपके होस्ट सेल्स ग्रो कर जाएंगे, आप वहां से आपके प्रोटीन को सेपरेट करोगे, आइसोलेट करोगे, फिर उनका जो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसी को हम डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस सच एज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज। सब सिंथेसिस हो जाने के बाद फाइनल सेपरेशन आपका इंक्लूड होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। द प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, सच फॉर्मुलेशन अंडरगोज थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। और यहाँ पर फाइनली आपको आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, जिसके लिए हमने ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी की थी, जिसके अंदर हमने माइक्रोब्स का भी यूज़ किया, उनके सेल्स का, उनके एंजाइम्स का, और ऑब्टेन किए वो प्रोटीन्स जिनकी ज़रूरत हमें थी। इन्हीं मेथड से आपके वैक्सीन एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो सारी चीज़ें हमने हाईलाइट कर ली हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच।